हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत पढ़ लिया, धारा विद्युत पढ़ी, फिर इसके बाद विद्युत चुंबकत्व को पढ़ा, एसी पढ़ी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को भी पढ़ लिया और विद्युत चुंबकीय तरंग को पढ़ा। और उसके बाद सेकंड पेपर में हम लोगों को प्रकाश का कुछ भाग पढ़ना है। प्रकाशिकी, इस प्रकाशिकी में तो तरंग प्रकाशिकी है और फिर ज्यामितीय प्रकाशिकी है। अब हम इन प्रकाशिकी का प्रारंभिक भाग पढ़ते हैं। प्रारंभिक भाग में प्रकाश हम जानते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं और जिसका जो विद्युत वेक्टर है उसी के कारण से हमको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। यदि प्रकाश ना हो तो चीज़ें हमको दिखाई नहीं पड़ेंगी। प्रकाश का हमको यहाँ एक प्रक्रिया प्रकाश की है जिसको कहते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन। परावर्तन या रिफ्लेक्शन। जब भी प्रकाश किसी भी चिकने तल पर पड़ता है, मान लिया कोई चिकना तल है, दर्पण है या कोई भी चमकीला तल है, चिकना है, प्रकाश पड़ता है तो उसका बहुत सारा भाग उसी माध्यम में वापस चला जाता है। जो प्रकाश की ऊर्जा आती है उसकी बहुत सारी ऊर्जा उसी भाग में वापस चली जाती है। इसी को हम परावर्तन कहते हैं। अगर ये तल चिकना है, समतल है, तो अधिकतम भाग परावर्तित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर दर्पण है तो लगभग 100% कह लें, इस संपूर्ण ऊर्जा परावर्तित हो जाती। तो ये जो प्रकाश की किरण आती है और परावर्तित हो जाती है, यानी वापस चली जाती है उसी माध्यम में जिस माध्यम से आई थी। अगर ये माध्यम हवा थी तो इस हवा के माध्यम से इससे दर्पण पर पड़ी या इस तल पर पड़ी और फिर वापस उसी माध्यम में चली गई। तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है उसी माध्यम में वापस जाती है, टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो इसे हम परावर्तन कहते हैं। जो परावर्तक तल है, इस प्रकाश के जो आपतन बिंदु है, इस पर अगर हम लंब खींच दें, जिसको हम अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल, तो ये जो किरण आ रही है जिसे हम आपाती किरण कहते हैं, आपाती किरण, इसे हम आपाती किरण कहते हैं। जो किरण आती है वो आपाती किरण। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे किरण। और फिर एक दूसरी किरण है जो वापस गई टकरा करके, जिसे कहते हैं परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे, यानी वो किरण जो टकरा कर वापस चली गई। अभिलंब के और इनके बीच में जो कोण इस तरफ बना, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपतन कोण है, ये है आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये कोण जो परावर्तित हो जा रहा है अभिलंब और इस किरण के बीच में है, आर,
इसको कहते हैं परावर्तन कोण। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीजें हैं यहां। अब यहां पर जो ये परावर्तन है इसका कुछ नियम है। पहली चीज तो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहला जो नियम है, नियम परावर्तन का नियम, यह है नियम। काहे का नियम है? प्रकाश के परावर्तन का नियम है। परावर्तन का नियम है पहला, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये पहला नियम है, I=R। दूसरा नियम है आपाती किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। ये ऊपर नीचे नहीं होती, ये सभी एक तल में होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये तल है, ये किरण भी उसी तल में है, ये भी उसी तल में है, ये भी उसी तल में है। अगर ये इस तल से इतना ऊपर उठ जाएगी तो ये भी उतने उठ जाएगी, वो भी उतने उठ जाएगी। यानी ये तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तित किरण परावर्तित किरण, आपाती किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन के दो नियम हैं। यहां पर हमने जो तल बनाया है जहां से परावर्तन हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें ये समतल है, ये बिल्कुल प्लेन है। ये जो हमारा परावर्तन के नियम है केवल प्लेन के ही लिए लागू नहीं होता। अगर ये प्लेन ना हो, ये वक्र हो, मान लिया इस तरह का हमारा पृष्ठ है, वक्र है, तो इसके लिए भी ये नियम लागू होता है। ये मान लिया वक्रता केंद्र है ये, तो यहां भी ये नियम लागू होगा। जितना कोण यहां बनेगा उतना कोण यहां भी बनेगा। तो केवल ये समतल के लिए ही नहीं, ये वक्र तल के लिए भी ये नियम लागू होता है, परावर्तन का नियम। अब यहां पर कुछ चीजें और हैं, जैसे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या चीज है? प्रतिबिंब या इमेज, प्रतिबिंब या इमेज। अब प्रतिबिंब में किसी भी, और तो बाकी आगे पढ़ेंगे हम लोग जहां वास्तव में किरणें मिलती हैं, लेकिन अगर केवल इस समतल को हम लें, समतल पृष्ठ को लें, किरण यहां से चली, एक किरण यहां टकरा गई, फिर यहां से ये परावर्तित हो गई, ये आपका अभिलंब हुआ, और फिर उतना ही कोण बना करके ये इधर को चली गई, यहां से परावर्तित हो गई। लेकिन किसी भी इसका, ये अगर दर्पण है हम देखें तो इसका प्रतिबिंब इसके पीछे यहां बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। हम समतल दर्पण में घरों में अपना चेहरा देखते हैं तो हम पीछे बनता हुआ दिखता है हमारा चेहरा। वो चेहरा बनता हुआ दिखता है तो कोई एक किरण से तो बनेगा नहीं, कम से कम दो किरण चाहिए। तो हम इस प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम एक किरण और ले लें। अगर हमने एक किरण और ले लिया, किरण यहाँ आई,
और ये किरण जो पहले वाली किरण है इसको हमने पीछे बढ़ाया और इस किरण को भी हमने पीछे बढ़ाया। जहाँ से ये किरणें आती हुई मालूम पड़ रही है, जहाँ से ये किरण आती हुई मालूम पड़ रही है, यह वस्तु जो हमारी है ऑब्जेक्ट, इसका यही इमेज है। लेकिन यहाँ पर किरण वास्तव में मिल नहीं रही है। किरण उस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ रही है। किरण तो यहीं से परावर्तित हो जाती है, अंदर नहीं जाती। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमको किरण वहाँ से आती हुई दिखाई देती है। जब हम दर्पण देखते हैं तो किरण अंदर से आती हुई दिखाई पड़ती है, जबकि वो ऊपर से ही टकरा कर वापस आ जाती है, लेकिन हमको मालूम होता है कि अंदर से आ रही है। इसलिए प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तव में तो नहीं बन रहा है, क्योंकि किरणें वास्तव में मिल ही नहीं रही हैं। किरण तो यहाँ से आई, टकराई और फिर फैलती हुई चली जा रही हैं, कभी नहीं मिलेंगी। ये तो आगे जाएंगी तो बढ़ती ही जाएंगी, इनके बीच की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब तो तब बनेगा जब किरणें वास्तव में मिल जाएंगी। अब हम लोग बस ठीक इसके बाद जब पढ़ेंगे किसी वक्र पृष्ठ के लिए, तो वहाँ पर वास्तव में किरणें मिलेंगी और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तव में बन रहा है। तो प्रतिबिंब को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु के परावर्तन के पश्चात, किसी भी वस्तु, ध्यान रखें परावर्तन अपवर्तन दोनों हो सकता है, हमको तो अपवर्तन भी पढ़ना, लेकिन आप परावर्तन के लिए ही पढ़ रहे हैं तो यहाँ परावर्तन से संबंधित देखें कि किसी भी वस्तु से परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई, जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, मिलती हैं अथवा नहीं मिलती तो मिलती हुई या वहां से किरण आती हुई मालूम पड़ेगी, अथवा जहां से किरण आती हुई मालूम पड़ती है। जहां से किरण आती हुई मालूम पड़ती है वही वस्तु का प्रतिबिंब है। अब वस्तु कौन सी है? जहां से किरण जाके परावर्तित होती है। वस्तु से चलकर किरण वस्तु से चलेगी और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात, ऐसा कह सकते हैं, वस्तु से किरण चलकर पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वस्तु से चलकर पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात, ये इसको किरणापि दो जगह हो रहा है। वस्तु से चलकर पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं अथवा जहां से किरण आती हुई मालूम पड़ती हैं, वही वस्तु का प्रतिबिंब है। हम इसको उदाहरण से स्पष्ट करके आपको समझा देते हैं, कहाँ पर ये वास्तव में मिलती हैं और कहाँ पर किरणें आती हुई मालूम पड़ती। ध्यान रखेंगे, जहाँ पर वास्तव में किरण मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जहाँ पर किरणें वास्तव में नहीं मिलती
उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को केवल देख सकते हैं, उसको पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर बना सकते हैं। ये अंतर है दोनों में, वास्तविक और काल्पनिक में। तो आइए हम देखते हैं। एक तो वास्तव में किरणें मिलती हैं, यद्यप अभी आपने नहीं पढ़ा है वक्रपृष्ठ, लेकिन यहाँ पर मुद्दा समझाने के लिए आपको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का दर्पण है, ये टेढ़ा है थोड़ा, ये इसका अक्ष है, और हमने वस्तु को यहाँ पर रखी, यहाँ से ये किरण आई और फिर यहाँ से एक किरण चली गई, परावर्तित हुई और परावर्तित होकर किरण यहाँ से निकल गई। एक हमने दूसरी ली और मान लीजिए वो यहाँ से जा रही है, क्योंकि ये इसके दर्पण है, किरण ये वक्रता केंद्र से जा रही है, इसके सेंटर से जा रही है। किसी भी वक्र का जो सेंटर रहता है, वृत्त का सेंटर रहता है, उससे किसी भी वृत्त पर खींची गई जो रेखा होती है हमेशा लंब होती, तो ये लंबवत आएगा तो उसी रास्ते से चला जाएगा। अब इसको आप आगे समझाएंगे, लेकिन यहाँ केवल आपको उदाहरण दे रहे हैं। अब फिर ये जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस चली गई। एक किरण ये आ रही, एक किरण ये आ रही, दोनों किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं और इसलिए यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन जा रहा है। किरण वास्तव में परावर्तित होकर आ रही है, किरणें यहाँ वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब है। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। यह प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। ये रियल इमेज है, रियल इमेज इसलिए क्योंकि ये वास्तव में किरणों के मिलने से बन रहा है। वास्तविक किरण आ रही है, यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ पहुँच रही। लेकिन अब एक दूसरा आप देखें, हमारे पास समतल दर्पण है। ध्यान रखेंगे प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। एक किरण अकेली कहाँ मिलेगी इसका पता नहीं चलता, इसलिए उससे प्रतिबिंब की स्थिति का पता नहीं चलता। इसलिए प्रतिबिंब को बनाने के, प्रतिबिंब में तो लाखों करोड़ों किरणें आके मिलके बनाती हैं, लेकिन हमको अपने रेखा द्वारा बनाने के लिए, हमको अपने पेंसिल और पटरी से बनाने के लिए तो कम से कम 2 किरणें चाहिए। तो हम 2 किरणें लेते हैं, एक किरण हमने ये ली है और एक किरण हमने ये ली। ऐसा ही यहाँ भी है। मान लीजिए हमारे पास एक ये है, हमको इसका प्रतिबिंब बनाना, हमने एक ये ले ली और इसके बाद यहाँ विलंब डाल दिया, जितना कोण बनाया उतना कोण बनाती हुई ये रेखा निकल गई। ये परावर्तित किरण है जो इधर को चली गई। अगर ये अकेली किरण को देखें तो पीछे कहीं ना कहीं से ये आती हुई दिखाई पड़ेगी। एक किरण हमको और चाहिए। अब 2 तरीका हो सकता है। एक किरण तो चाहे हम लंबवत ही ले लें। अगर इस किरण को हम लंबवत ले लें तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किरण पड़ती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर है, और अगर इसको इधर झुका दें तो ये भी इधर झुकता जाएगा। अगर ये लंब हो जाए तो ये भी लंब हो जाएगा। अर्थात लंबवत पड़ने वाला जो आपातिक किरण होती है तो परावर्तित किरण भी लंबवती हो जाएगी, 0 कोण रहेगा दोनों के बीच में। तो हमने उसी रास्ते से वापस चली जाएगी जिस रास्ते से आएगी। तो यहाँ पर हमने लंबवत डाल दिया, या लंबवत डाल दिया तो परावर्तित किरण भी लंबवत ही निकल जाएगी, ये इधर से निकल जाएगी। अब आप ध्यान से देखें, जब आप यहाँ देखेंगे अपनी आँख रख करके इस दर्पण के सामने, जो अपनी आँख से आप देखेंगे तो आपको ये यहाँ दिखाई पड़ेगा। ये वास्तव में नहीं बन रहा है, किरण तो ये यहीं से परावर्तित हो जा रही है, ये किरण यहाँ से परावर्तित हो जा रही है, लेकिन हमको ये किरण यहाँ से आती हुई मालूम पड़ती है और ये किरण भी यहीं से आती हुई मालूम पड़ती है।
इसलिए ये वास्तव में तो नहीं आती किरणें, लेकिन हमको आती हुई मालूम पड़ती हैं, और इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब। ये हमारा O हो गया और ये हमारा I हो गया, लेकिन ये काल्पनिक है, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल है। तो इस प्रकार से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो प्रतिबिंब तो हम जानते हैं क्या हुआ, या तो किरणें वास्तव में मिल जाएं या किरणें मिलती हुई मालूम पड़े। यदि किरणें वास्तव में मिलती तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, उसे हम पर्दे पर ले सकते हैं। और अगर किरणें मिलती नहीं हैं बल्कि मिलती हुई मालूम पड़ती हैं, इसका मतलब वहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से ये हुआ हमारा प्रतिबिंब, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब हो सकते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा इस समतल दर्पण के जो पढ़ चुके हैं, इसके पहले भी आप इसके बारे में जानते हैं, हल्की फुल्की एक थोड़ी सी जानकारी हम करते हैं। जो समतल दर्पण है, उस समतल दर्पण में ये समतल है, जो हमारा पृष्ठ है ये समतल है। ये समतल जो पृष्ठ है ये मेरा दर्पण है। इस तरह का निशान लगाने का मतलब पीछे को इस पे पालिश है। इसके सामने वस्तु जितनी दूर पर होती है ये ऑब्जेक्ट है। अगर इसके बीच की दूरी यहाँ यक्स है तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब भी उसके पीछे यक्स दूरी पर ही बनेगा। इसका प्रतिबिंब है। तो पहली बात कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी समतल दर्पण से दोनों बराबर होती हैं, या ये आप कहिए कि वस्तु से जितनी दूर पर दर्पण है उससे उतनी ही और दूरी पर पीछे इमेज होती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वस्तु और इमेज के बीच की दूरी 2x है, दिख रहा है। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2x। ये ऑब्जेक्ट और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 2x, और दर्पण से वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी x, दोनों बराबर होगी। दूसरी चीज ये, यदि ऑब्जेक्ट इधर को बढ़ेगा तो वस्तु भी इधर को बढ़ेगी, क्योंकि दूरी बराबर होनी चाहिए। अगर इसकी दूरी घट रही तो इसकी भी दूरी घटेगी, उसी दर से घटनी चाहिए। इसका मतलब कि जो वेग दर्पण के सापेक्ष वस्तु का है वही वेग दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का भी होगा। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये दूनी स्पीड से आपकी तरफ आएगा, क्योंकि तब आपके सापेक्ष वेग निकालेंगे। तो यदि वस्तु v वेग से गति करता है तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष दो गुनी चाल यानी 2b से वस्तु के विपरीत दिशा में गति करेगा। अगर वस्तु इधर को जा रही तो इधर को चलेगा, वस्तु इधर को जाएगी तो उधर को जाएगा। वस्तु के सापेक्ष दुगनी चाल से
वस्तु की विपरीत दिशा में चलेगा। वस्तु की गति की विपरीत दिशा में चलता है। एक चीज तो ये हो गई आपको समतल दर्पण के बारे में। दूसरा, समतल दर्पण की जितनी लंबाई है इससे इसके दूने आदमी की पूरी प्रतिबिंब देखा जा सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति की लंबाई का आधा दर्पण कम से कम होना चाहिए। तो वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की कम से कम आधी लंबाई का होना चाहिए। कम से कम आधी लंबाई का दर्पण चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो समतल दर्पण के बारे में है। एक चीज और जो समतल दर्पण के बारे में है वो ये है कि ये समतल दर्पण है हमारा, और समतल दर्पण पे किरण आ रही है और इस दिशा में जा रही है। ये आपाती किरण है, ये परावर्तित किरण है। अगर इस दर्पण को आपने घुमा दिया, आपका दर्पण इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया दर्पण, यानी दर्पण थीटा कोण पर घूम गया। तो ये जो किरण होगी आपकी परावर्तित किरण 2 थीटा पर घूम जाएगी। यदि समतल दर्पण थीटा पर घूम जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा पर घूम जाती है। आपतित किरण को नहीं बदलना है, आपातित किरण जहां से आ रही वहीं से आ रही होगी। यदि समतल दर्पण थीटा कोण से घूम जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाती है। तो ये तो कुछ चीजें थी जो समतल दर्पण के बारे में थी। वास्तव में हम लोगों को पढ़ना है वक्र पृष्ठों पर अपवर्तन, वक्र पृष्ठों पर परावर्तन। आइए हम लोग वक्र पृष्ठ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ये तो हो गया हमारा समतल पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ देखते हैं। वक्र पृष्ठ में अगर एक गोला लें, स्फेयर लें, वो गोला खोखला गोला लें और उस खोखले गोले को उसका कुछ हिस्सा काट लें, छोटा सा भाग काटें, तो वो एक कटोरी की तरह का बन जाएगा। और उसको अगर एक तरफ हम पॉलिश कर दें तो वो दर्पण बन जाएगा, और वो वक्र दर्पण बन जाएगा। वक्र का मतलब कि या तो उसका उठा वाला भाग चमकेगा या उसका दबा वाला भाग चमकेगा। आइए हम उसको देखते हैं किस तरह से उसका उठा वाला भाग और कैसे उसका दबा वाला भाग चमक सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक गोला है, यह उसका केंद्र है गोले का। ये गोला खोखला है, यानी आप ये कह सकते हैं कि एक शेल है, पतला शेल, दीवार है, कांच की ही दीवार समझ लें। अब इसका अगर थोड़ा सा भाग हम काट देते हैं, इतना भाग हमने काट लिया, तो निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा कि एक कटोरी टाइप का ये इस तरह का हिस्सा काटेगा।
एक कटोरे टाइप का एक हिस्सा कट जाएगा। अब ये जो कटोरे टाइप का एक हिस्सा कटा, इस हिस्से को हम काट के अलग कर लें, ऐसा ही रहेगा। एक कटोरी की तरह का हिस्सा कटा हुआ, अगर उसको आप ऐसे सामने से देखें तो ऐसे रहेगा। कटोरी की तरह से गोला हिस्सा कटा हुआ है ये, ऐसा बीच में ये गहरा रहेगा और किनारे थोड़ा ऊंचा उठा रहेगा। ये बीच का एक केंद्र है, ये भी गोला है। ये एक समझिए कि ये कटोरा है, कटोरे का केंद्र होगा बीच में, ये कटोरा टाइप का है। तो ये जो हमारा हुआ, इसको या तो हम बाहर से या अंदर से हम पॉलिश कर सकते हैं। अगर हमने इसको यहां से पॉलिश कर दिया तो निश्चित है अंदर की तरफ चमकेगा। अगर हमने इसको पॉलिश कर दिया तो ये तो पॉलिश हमने यहां किया तो यहां अंदर चमकेगा। तो दबा वाला भाग जो चमकता है तो इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। इसे हम अवतल कहते हैं, अवतल कनकेव मिरर दर्पण है ये। और अगर हमने इस तरह का कर दिया पॉलिश, काटा, और हमने इधर अंदर की तरफ से पॉलिश कर दिया तो ये ऊपर का भाग चमकेगा, उठा वाला भाग चमकेगा, और तब ये हमारा इस तरह का रहेगा। पॉलिश इस तरफ किया गया, इसका ये भाग उठा हुआ है और इसलिए इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, यानी कन्वेक्स मिरर। तो दो प्रकार के दर्पण हुए, जो वक्र दर्पण हुए दो प्रकार के हुए। इस गोले से काट करके दोनों बनाए गए। अब इसमें ध्यान से देखें, ये जो दर्पण है जिस गोले से काट कर बनाया गया है उसका एक केंद्र है। ये केंद्र इस गोले का भी है और ये इस दर्पण का भी केंद्र है। जितनी भी ये दूरी होगी, इसकी जितनी त्रिज्या होगी उतनी तो त्रिज्या इसकी भी होगी, त्रिज्या उतनी ही होगी। इसलिए इसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। गोला जिस सेंटर से, गोले का जो सेंटर था वही उस दर्पण का वक्रता केंद्र रहता है। तो इसका यहां पर अगर केंद्र है C तो इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर माने झुकाव, जो कर्व बना। तो ये जो कर्वेचर है, जो ये वक्र है, इसका केंद्र इतनी दूर है, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। इसी प्रकार ये इसका इस तरफ होगा, इसका यहां कहीं होगा C यहां है, ये इसका होगा वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक चीज और, जो ये गोला काटा गया इस तरह का कटोरे के तरह, उसका भी तो अपना केंद्र है। उसका जो बीच का केंद्र है कटोरे की तरह कटे वाले का, इसको कहते हैं ध्रुव। ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है, पोल ध्रुव। ये यहां पर होगा, बीच में होगा ध्रुव, यहां ये P पोल है, ध्रुव इसको कहते हैं। इसी तरह इसका ध्रुव यहां होगा P, ये ध्रुव है। तो भाई ठीक है, तो ये ध्रुव यहां है, इसका ध्रुव है, यानी इसके बीच का, इसका जो गोला है उसका केंद्र, उसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को वक्रता केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव को, ये ध्रुव है मान लीजिए, और ये वक्रता केंद्र है, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा है इसको कहते हैं, इस दूरी को वक्रता त्रिज्या, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस
ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा जा रही है, इसको खींच दें आगे से पीछे तक, इसको हम कहते हैं इस दर्पण का अक्ष। यानी ये जो रेखा है वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, इसको हम कहते हैं अक्ष। यहां से यहां तक की दूरी को तो कहते हैं वक्रता त्रिज्या, लेकिन इस रेखा का नाम है अक्ष। दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस और मुख अक्ष, अक्ष या मुख अक्ष कहते हैं इसको। प्रिंसिपल एक्सिस या मुख अक्ष, यह प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख अक्ष है। अब ये तो हो गया इस दर्पण के बारे में कुछ चीजें है। तो ये दर्पण ही, दर्पण का मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं दर्पण माने जो प्रकाश का परावर्तन करता हो, तो ये भी प्रकाश का परावर्तन करता है। बहुत सारी इसके अंदर जो भौतिक राशियां थी उनके बारे में हमने आपको बताया। अब इसमें हम देखते हैं कुछ चीजें और भी हैं। ये दर्पण है, कटा वाला हिस्सा है, ये इसका पोल है, पी है, ये इसका वक्रता केंद्र है। इसको मिलाने वाली ये रेखा है जिसको अक्ष कहते हैं। ये मुखाक्ष है। अब कोई भी किरण जो मुख अक्ष के समानांतर आ रही होगी, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख फोकस या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यहां से जा भी सकती है और जाती हुई मालूम भी पड़ सकती है। तो मुख अक्ष, मुख अक्ष अक्षय कह लें, कोई हर्ज नहीं। अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, यानी परावर्तन उसका हो गया, परावर्तन के पश्चात अक्ष पर या मुख अक्ष पर जिस बिंदु से जाती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, अथवा जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है उसे मुख फोकस कहते हैं।
उसे तो मुख्य फोकस कहते हैं। और ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तथा ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब यहां देखिए, ये यहां पर ये फोकस दूरी है। समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से जाती है उसे मुख्य फोकस एफ कहते हैं। और ध्रुव से यहां तक की जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहते हैं। ये तो हुआ कि परावर्तन के पश्चात अक्ष पर जिस बिंदु से जाती है। लेकिन यदि ये हमारा अवतल ना होता, उत्तल दर्पण रहा होता, उत्तल दर्पण में ये पोल है, ये इसका मुख्य अक्ष है, पीछे तक चला गया, इस तरफ पालिश अंदर की ओर है क्योंकि उत्तल है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, अब मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण यहीं से टकराएगी और चली जाएगी। ये निकल गई। ये निकल गई, ये आती हुई यहां से मालूम पड़ती है, इसलिए इसका मुख्य फोकस यहां है। टक्कर के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है। अब आप यहां देखें तो ये किरण यहां से आती हुई नहीं मालूम पड़ती, ये किरण तो इस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती, इसलिए मुख्य फोकस हो गया। ये पीछे है और इस दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। यहां पर एक बात और जान लें कि यहां पर ये यहां से यहां तक हमारा ये वक्रता केंद्र है। इसका जो केंद्र है वहां तक के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ये जो है यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में संबंध है। दर्पण में ध्यान रखें, दर्पण में यही वक्र जो दर्पण है, दर्पण में फोकस दूरी एफ ये बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2। हमेशा वक्रता त्रिज्या की ही आधी होती है। अगर इसको सिद्ध करना हो तो इसको यहीं से सिद्ध कर सकते हैं। इसको यहाँ सेंटर से मिला देंगे यहाँ से, तो ये चूंकि यहाँ से अभिलंब हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया और ये कोण इसके बराबर हो गया, ये एकांतर कोण है। और ये दोनों कोण जब बराबर हो गए तो ये रेखा इसके बराबर हो गई। क्योंकि इसका मुख्य व्यास बहुत छोटा है और इसलिए ये रेखा इस रेखा के बराबर हो जाएगी, इसलिए बराबर इसका हो जाएगा। तो इस तरह सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ हमको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी उसको हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे। F = R/2। तो ये तो हो गया हमारा जो वक्र पृष्ठ के वक्र तलों के बारे में था या वक्र दर्पण के बारे में है, और बाकी वक्र दर्पण के बारे में हम लोग आगे करेंगे। एक बात का ध्यान यहाँ रखेंगे कि सारी जो नाप की जाती है वो कोई ना कोई निर्देश बिंदु रहता है, वहीं से हम नापते हैं। दर्पण में हमारा जो निर्देश बिंदु है जहाँ से सारी नाप की जाती है वो पोल रहता है, यहीं से हम सारी दूरियाँ नापते हैं, यहीं से दूरी नापेंगे। किरण जिधर को जाती है, किरण इधर को जा रही है, इसलिए इधर को नापी गई सारी दूरियां धनात्मक होंगी, इसकी उल्टी दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। इस अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक होगी, इस अक्ष के नीचे नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे
और आगे फिर इसकी हम और सूत्र जो है निकालेंगे। बस आप तो इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया होगा।